माशाल्लाह माशाल्लाह हसन नवाज भाई, कहां से मिल गया तू हमें। हमें आदत नहीं है पाकिस्तान में ऐसे प्लेयर्स देखने की जो आए और मैच खत्म करके नॉट आउट बाहर जाएं। हसन नवाज, ये आदतें हमें मत डालो। हसन नवाज के नाम का सदका देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सदका मेरे सामने हसन नवाज होता, मैं तसव्वुर कर लेता हूं, मैं इमेजिन कर लेता हूं कि वो मेरे सामने है, उसके ऊपर से वार के उसकी मैं नजर उतारना चाहता हूं। हसन नवाज माशाल्लाह, पाकिस्तान सुपर लीग में ये बच्चा मैच जितवा के बाहर आता है। पाकिस्तान की तरफ से T20 में 100 भी करता है और नॉट आउट मैच जितवा के बाहर आता है। पाकिस्तान से वनडे का डेब्यू करता है और आखिरी बॉल पे चौका मार के नॉट आउट 63 पे, भाड़ में जाए 63, पाकिस्तान को मैच जितवा के नॉट आउट बाहर आता है। मैं कहता हूं आखिरी 8-9 घंटे जागना, मजा आ गया है। पैसे पूरे कर दिए हैं हसन नवाज ने, सारी रात की जागने की थकन उतर गई है। एट द सेम टाइम जो हुसैन तलत ने 41 रन की इनिंग्स खेली है, अनबिलीवेबल। मैं 1% भी तवक्को नहीं कर रहा था हुसैन तलत से कि डाउन द ऑर्डर आके, जो कि 6 साल 180 दिनों के बाद अपना कम बैक कर रहे थे वनडे में पाकिस्तान की तरफ से, मुझे लग रहा था यार हुसैन तलत के टाइप का ये रिक्वायर्ड रन रेट नहीं है, ये आएगा शायद 1-2 शॉट्स मार के आउट हो जाएगा। लेकिन हुसैन तलत ने मुझे गलत साबित किया और मुझे बड़ी खुशी है इस चीज की। आते साथ ही जो हुसैन तलत ने चौका लगाया, उसने प्रेशर उतारने की कोशिश की। ओके, लेटा हुआ था, मैं उठ के बैठ गया, मैंने कहा चलो यार गेम का थोड़ा मजा आएगा। उस टाइम पे पाकिस्तान चौके नहीं लगा रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग कोई 35-36 बॉल हो गए थे शायद। फिर हुसैन तलत ने चार्ज किया, उठा के शॉट मारी और मजा आना शुरू हुआ। तो कॉम्प्लीमेंट करता गया वो हसन नवाज को। जहां हसन नवाज से हिट लग रहा था यार 280 चेज नहीं करता पाकिस्तान, बड़ा मुश्किल था, क्योंकि ऊपर से अब आपका मेरा फड्डा इस बात पे, रिजवान ने गेम बड़ी हद तक साइड पे कर दी थी वेस्ट इंडीज की तरफ। उस पे अभी मैं आता हूं। एक तो जिन लोगों ने सिर्फ स्कोर कार्ड सुबह उठ के देखना है ना कि यार रिजवान ने तो 50 कर दी, तो बाबर ने इतना कर दिया, फलां ने इतना कर दिया, पाकिस्तान जीत गया, चलो सबने कंट्रीब्यूट किया। यार मैं ये कहता नहीं होता, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट है, आज आप लोगों ने कमेंट नहीं करना, क्योंकि आपको ये मैच समझ ही नहीं आएगा। क्योंकि अगर आप स्कोर कार्ड देख के बात करोगे ना, तो शायद आप ये भी कहोगे कि नसीम शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है, शायद आप ये भी कहोगे वाह शहीन ने 4 आउट कर दिए। आप स्कोर कार्ड देख के ये कह सकते हो, लेकिन अगर आपने एक एक बॉल इस मैच की देखी है तो आपको पता है कि कैसे इस गेम ने हर 5 मिनट के बाद अपनी साइड चेंज की है। पाकिस्तान की बॉलिंग में मैं डिटेल में बात करूंगा, लेकिन पहले पाकिस्तान की बैटिंग को डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे बड़ी हैरानगी होती है, बड़ी परेशानी होती है कि हमारे पाकिस्तान में कुछ इतने नेगेटिव लोग क्यों हैं जो किसी भी हद तक पाकिस्तान के यंगस्टर्स को, नौजवानों को सपोर्ट नहीं करना चाहते। मिसाल के तौर पे, मुझे तो क्रिकेट का नहीं पता, मैं मानता हूं एन बिशप को तो पता है ना। अब सुबह का टाइम था, मेरा ख्याल है कोई 6:15 6:30 का टाइम था, जब रिजवान और हसन नवाज इकट्ठे बैटिंग कर रहे थे। हसन नवाज जब आया बाइट से, तो एन बिशप कमेंट्री में कहते हैं कि यहां पे रिजवान को चार्ज करना है, क्योंकि वो 60 बॉलें खेल चुका है, अपनी 50 कर चुका है, और हसन नवाज ने आते साथ ही कोई 7-8 डॉट बॉलें खेली। अब मैंने भी फेसबुक पेज पे लिखा, एन बिशप की बात भी मैंने सुनी कि मोहम्मद रिजवान चार्ज क्यों नहीं कर रहा। ये एन बिशप के एग्जैक्ट वर्ड हैं, एग्जैक्ट वर्ड, मैं इसमें कुछ ऐड नहीं कर रहा, एग्जैक्ट वर्ड
कि रिजवान को अब खुद एक्सेलरेट करना है और हसन नवाज पे प्रेशर नहीं डालना। ये बात मैंने भी फेसबुक पेज पे लिखी और उसके नीचे कमेंट पता क्या आ रहे थे, हसन नवाज को शर्म आनी चाहिए, वो क्यों डॉट बॉले खेल रहे आते साथ ही। यानी वही बात कि तू मार मैं खड़ा हूं, तू मार मैं खड़ा हूं। मुझे एक बड़ी आसान आसान सा सवाल है, आसान सा इसका जवाब है अगर कोई दे सके। एक वो बैटर जो क्रीज पे सेट खड़ा हुआ है, उसकी जिम्मेदारी है एक्सेलरेट करने की, मारने की, या एक नए बैटर की, और वो भी ऑन डेब्यू। यानी लोग रिजवान की 50 और उसकी 50 करने के बाद 4-4 5-5 कंसेक्यूटिव लगातार डॉट बॉलों को बैक कर ही जा रहे हैं। लेकिन अगर किसी यंगस्टर ने आके 4-5 डॉट बॉलें खेल दी हैं तो लोगों को वो बॉलें चुभती हैं। पता नहीं हम लोगों को क्या हो गया है। मतलब आप किसी भी प्लेयर को बड़ा प्लेयर कह लो कि जी फलां प्लेयर बहुत बड़ा प्लेयर है, फलां प्लेयर पाकिस्तान का बहुत बड़ा प्लेयर है, इज्जत पाकिस्तान के नौजवान ही पाकिस्तान को दिला रहे हैं, चाहे वो T20 का फॉर्मेट है। मतलब सीखो, जितने लड़के पाकिस्तान टीम से बाहर हैं और जितने लड़के पाकिस्तान टीम के अंदर हैं, सीख लो हसन नवाज से। वो हमारे कुछ क्रिकेटर्स कहते हैं उसकी टेक्निक नहीं है हसन नवाज की, मैं सदके जाऊं ऐसी टेक्निक के। T20 में 2025 में सबसे ज्यादा छक्के 27 हसन नवाज के पाकिस्तान की तरफ से। वनडे में पहला ही मैच और पाकिस्तान को जितवा के 63 नॉट आउट, पाकिस्तान को जितवा के अपना 85 किया, पाकिस्तान को मैच जितवा दिए, माशाल्लाह। पहले पाकिस्तान की बैटिंग पे बात करूं या पाकिस्तान की बॉलिंग पे बात करूं? पहले बॉलिंग पे बात करते हैं, क्योंकि बॉलिंग ने एक्चुअली 280 रन्स बोर्ड पे लगवा दिए। सो पाकिस्तान की यहां पे बॉलिंग आती है। पाकिस्तान पहले टॉस जीता और पाकिस्तान ने पहले बॉलिंग का फैसला किया, जो कि एक ठीक फैसला था, क्योंकि आखिर में शाम को यहां पे ड्यू ड्रॉप्स भी पड़नी थी, शबनम के कतरे, और मैच शुरू होने से 2 घंटे पहले अच्छी खासी बारिश भी हुई थी, तो विकेट में थोड़ी सी नमी भी थी, थोड़ा सा ग्राउंड गीला भी था, ओवरकास्ट कंडीशंस तवक्को की जा रही थी, लेकिन शुक्र है अल्लाह का कि सारा दिन धूप में ही पहला मैच हुआ है, तो वो डिसीजन टॉस का पाकिस्तान का ठीक था। अब नया बॉल शहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह। अच्छा, एक तो जब भी आज हमने नसीम शाह का नाम लेना है ना, तो मुझे याद करवाते रहना, कानों को हाथ लाजमी लगाना है। सो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता है, शहीन शाह अफरीदी को नए बॉल से एक विकेट मिली, लेकिन अगेन शहीन शाह अफरीदी का जो पेस था वो बहुत ही एवरेज बॉलिंग कर रहे थे, 132, 133, 135। बल्कि ब्रॉडकास्टर ने भी एक ग्राफिक दिखाया जो कि आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है, कि शहीन शाह अफरीदी की जो 140 प्लस बॉल्स हैं, वो आप ये पूरा ग्राफ देख लो, ना होने के बराबर हैं। और दूसरे हमारे नसीम शाह भाई, यार नसीम शाह इस टाइम इतने गंदे रिदम में हैं। नसीम शाह पाकिस्तान टीम से बाहर हो गए थे अपनी गंदी फॉर्म की वजह से, रिदम नहीं था, फिटनेस नहीं थी, और उन्होंने कुछ नहीं किया और वो पाकिस्तान टीम में वापस आ गए हैं। इसमें नसीम शाह का कसूर नहीं है, माइक हेसन का कसूर है, आकिब जवेद हाई परफॉर्मेंस सेंटर समेत सेलेक्टर्स उनका कसूर है, और रिजवान का कसूर है, सबका कसूर है। आप उसको वापस क्यों लाए हैं? मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूं, ये मुझे माइक लगा हुआ है, अगर ये मेरा माइक खराब है और मैं फिर भी माइक लगा के जबरदस्ती आपसे बात करना चाहूं, तो माइक का कसूर है या मेरा कसूर है? मेरा कसूर है, क्योंकि मुझे पता है कि ये माइक खराब है, मैं फिर भी आपसे बात कर रहा हूं माइक लगा के, फिर मैं कह रहा हूं यार आवाज कट गई है, आपको आवाज नहीं आ रही, और यार गंदा माइक है। या आप कभी वो गाड़ी निकालेंगे जिसके इंजन में मसला है, मोटरवे पे आपकी गाड़ी खराब हो जाए, आप कहें यार गाड़ी गंदी है, जबकि आपको पता था कि गाड़ी खराब है। ये वही चीज रिपीट हो रही है कि जब हसन अली पे एक बुरा टाइम आया था, वो 2021-22 वाले टाइम पे, पाकिस्तान को पता था कि वो बहुत ही बुरी बॉलिंग कर रहा है हसन अली, लेकिन पाकिस्तान जबरदस्ती उसको खिलाता गया, खिलाता गया, खिलाता गया, उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल खत्म ही हो गया। अब शुक्र है उसने कमबैक किया पाकिस्तान टीम में, फिटनेस भी अच्छी है। नसीम शाह 129 पे भी बॉल करते हुए आज पाए गए,
130 131 उनका एवरेज पेस था। एक आधा बॉल 132-33 का भी उन्होंने किया। अपने स्पेल का आखिरी बॉल जो मैच का था वो पता नहीं कैसे 140 का उनसे एक बॉल हो गया, लेकिन एवरेजली 129 130 131 132। और मुझे याद पड़ता है कि नसीम शाह ने जब अपना डेब्यू किया था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, पहले ओवर में नसीम शाह ने 148 का बॉल फेंका था। जमीन आसमान का फर्क है। मुझे मेरे दोस्तों का भी मैसेज आ रहा था व्हाट्सएप पे कि यार नसीम शाह ऐसे लग रहा है जैसे टेस्ट मैच खेल रहा है। पहले नसीम शाह ने सिर्फ 4 ओवर का स्पेल डाला और तीसरे ओवर में उसका सांस फूला हुआ था। पेस 129 130 131। 4 ओवर्स के बाद उनको हटा लिया जाता है और फिर जब वापस आता है नसीम शाह, एक ही ओवर करता है, फिर उसको कुट पड़ती है और फिर उसको हटा लिया जाता है। और ये आपका मेन प्लेइंग 11 का बॉलर है। और वो अलहदा बात है कि पाकिस्तान आज अपनी प्लेइंग 11 के बारे में जीतने के बाद भी सोचेगा, क्योंकि क्लियरली मुझे यह समझ आती है कि पाकिस्तान आज कम से कम एक बॉलर शॉर्ट खेला है। मतलब फहीम, अशरफ, हुसैन तलत, वैसे तो सलमान अली आगा और साइम अयूब भी ऑलराउंडर्स की कैटेगरीज में ही आते हैं, लेकिन उनको डेफिनेटली आप ड्रॉप नहीं कर सकते उनकी बैटिंग की वजह से। फहीम, अशरफ का खेलना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था, क्योंकि ऐसे लग रहा था कि पहले ओवर में उनको मार पड़ गई, फिर उनको बाद में लाया गया। पहले ओवर में इफ आई एम नॉट रॉन्ग उनको 11 पड़ा था ना, शायद 11-12। तो ऐसे लग रहा था जैसे रिजवान के पास ऑप्शंस नहीं है। और ये एक किस्म का ना एक पैटर्न बन गया है पाकिस्तान टीम का कि आपका एक आधा बॉलर शॉर्ट होता है। ये एक पैटर्न बन गया। और ये क्यों हो रहा है? ऑलराउंडर्स को खिलाने के चक्कर में। और ये माइक हेसन की साइकी है कि जी हम पूरा बॉलर नहीं खिलाएंगे, हम ऑल राउंडर खिलाएंगे। मैं आपको बार बार एग्जांपल देता हूं। आपको 2022 का जो आपका इंडिया पाकिस्तान वाला मैच था, उसमें नवाज ने जो आखिरी ओवर करवाया था, उसकी वजह यह थी कि आप ऑल राउंडर को खिलाने के चक्कर में एक पूरा बॉलर नहीं खिलाते। इंडिया से सीख लो। मैंने इंडिया की बड़ी क्रिकेट देखी है भाई, मैं आपको बता सकता हूं कि इंडिया कितने साल ये गलती करता रहा है, अब जाके उन्होंने अपनी गलती ठीक की है। वो अपनी बैटिंग को लंबा करने के लिए 2-3 ऑलराउंडर एक ही प्लेइंग 11 में खिला लेते थे। उनको 350 पड़ जाता था गंदी बॉलिंग की वजह से। क्यों? क्योंकि स्पेशलिस्ट नहीं था उनके पास। अब जाके वो पूरी पूरी बॉलिंग खिलाना उन्होंने शुरू की है। तो फहीम अशरफ की जगह अगर आज हसन अली शायद खेलते, या चलो अगर आपने 2 पूरे स्पिनर खिलाने थे, आप अबरार को डालते। हालांकि सुफियान मुकीम को आप कह सकते हैं कि 10 ओवर में 52 पड़ा, बट सुफियान मुकीम को अगर आज 50 पड़ भी गया है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। लेकिन ऑनेस्टली जो पहला हक बनता था आज वो अबरार का बनता था। अगेन मैं प्री मैच में भी बात कर रहा था कि हमारे यहाँ पे चढ़ते सूरज को सलाम है। अब क्योंकि सुफियान मुकीम इस टाइम T20 की वजह से लोगों के दिमाग में फ्रेश है, तो लोग उसकी बात करेंगे। अब टेक्निकली हम प्री मैच में भी यही बात कर रहे थे, हसन नवाज ने आज आपको मैच जितवा दिया, वो डेफिनेटली आगे भी आपका वनडे में खेलेगा। लेकिन एक प्रोसेस होता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो प्रोसेस है प्लेयर्स को अंदर और बाहर करने का, वो बड़ा गलत है। पिछली सीरीज में आपकी प्लानिंग कुछ और होती है, अगली सीरीज में आपकी प्लानिंग कुछ और होती है। आकिफ जवेद अच्छी बॉलिंग की नहीं है। कामरान गुलाम आपको इतनी अच्छी फाइंड मिला था। कामरान गुलाम अगर तो हसन नवाज ने ये आज मैच भी जितवाया है, फिर भी कामरान गुलाम को इस टूर पे होना चाहिए था यार। और इसके लिए प्लीज आप भी आवाज उठाया करें। हसन नवाज ने पाकिस्तान को मैच जितवाया है, T20 में हमें बड़ा पसंद है, लेकिन स्टिल हमें यह मानना चाहिए कि जो पहला हक था वो कामरान गुलाम का था। अगर हम अपने डिजर्विंग लड़कों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? अच्छा, उसके बाद वेस्ट इंडीज का बाय द वे 4 पे पहला आउट हो गया था और 81 पे दूसरा आउट हुआ, यानी उनकी छोटी सी एक फिर पार्टनरशिप लगी। और उस पार्टनरशिप में हमने ये नोट किया कि साइम अयूब और सलमान अली आगा ने इकट्ठे ओवर करवाए, बल्कि आगा ने तो 10 ओवर इकट्ठे ही करा दिए। जब ये सब कुछ हो रहा था ना, साइम अयूब और आगा, बीच में सुफियान मुकीम भी आए थे एक आधे ओवर के लिए, जब आगा और साइम अयूब दोनों इकट्ठे बॉल कर रहे थे, उस टाइम जिसको हम मिडल ओवर्स कहते हैं,
पाकिस्तान टीम की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत डाउन थी। और वही एक टाइम होता है जब आपको दूसरी टीम के ऊपर ना थोड़ी सख्ती करनी पड़ती है। यहां पे पाकिस्तान को सरफराज से सीखना है। सरफराज मिडिल ओवर्स में दूसरी टीम का काम तमाम कर देता था। उस टाइम हसन अली वो काम कर रहे थे। अभी पाकिस्तान के पास बड़े अरसे से वनडे में दरमियान में एक पैच ऐसा आता है कि हमें यहां बैठे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद हम ओवर पूरे करने के लिए ना ऑलराउंडर्स को कह रहे हैं कि आ यार तू भी करवा ले, तू भी करवा ले। मतलब मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात कर रहा था, उससे पहले भी जब साइम अयूब वनडे में था मैं तब भी ये बात कर रहा था। समझना आपने इस बात को, साइम अयूब कैन बॉल, सलमान अली आगा कैन बॉल, बट दे आर नॉट योर स्पेशलिस्ट। आपको मिडिल ओवर में एक स्पेशलिस्ट चाहिए जिसने बचपन से लेकर जवानी तक और पाकिस्तान टीम में भी आके सिर्फ बॉलिंग की है। मिडिल ओवर्स में वो बॉलर्स जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि ही कैन बॉल एज वेल, वो अपने अच्छे दिन पे कभी विकेटें ले सकते हैं, या अगर उनको कभी हिट लगेगा वो विकेटें ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि तगड़ी टीमों के अगेंस्ट या लॉन्ग टर्म में आपको ये बॉलिंग बैटिंग ऑलराउंडर्स वाली कैटेगरी के प्लेयर्स दूसरी टीम पे प्रेशर भी डालेंगे और विकेटें भी लेंगे, तो आप गलती कर रहे हैं। हालांकि आज पाकिस्तान ने फील्डिंग बहुत अच्छी की है। अगर आपने 280 उनसे करवा दी है, अगर पाकिस्तान ने वो अपनी मशहूर जमाना फील्डिंग की होती, शहीन का कैच बड़ा अच्छा था, सब बाबर ने भी, सब ने बड़ी अच्छी फील्डिंग की है। अगर पाकिस्तान ने वो अपनी मशहूर जमाना फील्डिंग की होती ना, तो 20-30 रन आपके एक्स्ट्रा थे और 300 का प्रेशर बोर्ड पे कुछ अलहदा ही आपसे फिर करवा देता। टांगे कांपती हैं भाई 300 चेस करते हुए, किसी भी टीम की किसी भी मैदान में कभी भी आसान नहीं होता। सो मिडिल ओवर्स में पाकिस्तान टीम ने गेम बहुत स्लो कर दी थी। सुफियान मुकीम को थोड़ी देर के लिए लाया गया, लेकिन फिर प्रायोरिटी रिजवान की यही थी और साइम ने बाय द वे फिर आके एक विकेट भी ले ली थी। लेकिन अगेन रन्स नहीं रुक रहे थे, रन्स आते जा रहे थे। यही वजह है कि वेस्ट इंडीज आपको गेम में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि यार पाकिस्तान ने डोमिनेट कर लिया। बड़ी बैलेंस गेम चल रही थी। यानी हम जब भी वेस्ट इंडीज का स्कोर देखते थे हमें पता होता था यार ये 200 करेंगे, अच्छा फिर हमें लगा यार ये 250 करेंगे। दरमियान में एक फीलिंग ऐसी आई थी शायद ये कोई 300 के पास चले जाएं, उन्होंने 280 पे जाके फिनिश किया। मतलब कहीं पे पाकिस्तान ने बॉलिंग के साथ डोमिनेट नहीं किया। शहीन अफरीदी ने नीचे से 2 टेल एंडर्स को आउट कर दिया तो उसने 4 आउट कर दिए, लेकिन शहीन ने आज बस ठीक बॉलिंग की है। मतलब अगर आप 4 विकेट देख के कह रहे हो कि यार क्या बात कर रहे हो, जिसने एक एक बॉल देखी है वो समझेगा। 1-2 यॉर्कर शहीन ने लगाए, स्पेशली वो जो शमार जोसेफ को यॉर्कर लगाया वो बड़ा अच्छा बॉल शहीन ने किया। तो कुछ बॉलें उसने अच्छी की, लेकिन उसको फिर फुल टॉस पे छक्के भी पड़े हैं, पेस भी नीचे गया हुआ था। तो एक एवरेज डे था शहीन शाह अफरीदी का, नथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और नसीम शाह पे मैं बात कर चुका हूं, बिल्कुल भी वो रिदम में नहीं है। जो उसने आखिर में आके एक आधा आउट किया है, मतलब नसीम शाह को मैं यही कहूंगा कि नसीम, आपको भी पता है कि शायद आपकी बॉडी 100% रेडी नहीं है, आपकी बॉडी 100% रिस्पॉन्ड नहीं कर रही। तो मेरी जान, पाकिस्तान की ना फास्ट बॉलिंग में बहुत बड़ी लेगेसी है। किसी को ये मौका ना दो कि कोई आपको देख के ये कहे कि पाकिस्तान के बॉलर्स में अब दम नहीं रहा। ये बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूं। हो सकता है कल को नसीम कभी मुझे मिले, वो ये क्लिप देख ले और कहे कि आपने वो बात बड़ी गलत बोली थी मेरे बारे में। मैं चाहता हूं नसीम शाह इस बात का माइंड करे, क्योंकि उसका माइंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप माइंड करोगे तो आप देखोगे ना कि यार आप कहीं पे गलत हो। लोग बात कर रहे हैं कि यार पाकिस्तानी बॉलर्स को क्या हो गया, किसकी वजह से, मतलब आहिस्ता आहिस्ता भाग रहा है नसीम शाह, जैसे कोई टेस्ट मैच का चौथा दिन चल रहा है और लंच ब्रेक होने वाली है, टी ब्रेक होने, मतलब एनर्जी थी नहीं कहीं पे। और रनअप में मसले, थ्रू आउट द गेम ही वॉज रनिंग वेरी स्लो। आखिरी ओवर में थोड़ा सा तेज भागना शुरू कर दिया, तो मतलब रिदम जिसको कहते हैं नहीं था नसीम शाह का, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट।
पाकिस्तान ने 280 पे जब उनको रोका ना, तो पाकिस्तान हमारी ऐसी टीम है कि हम जब दूसरी टीम 250 कर लेती है तो हम मेंटली रेडी होते हैं कि यार इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। और जब वेस्ट इंडीज बॉलिंग करने आई है तो ऑब्वियसली अंडर द लाइट्स आपको हमेशा अर्ली ऑन थोड़ी सी स्विंग मिलती है। और साइम अयूब जिस तरह आउट हुए हैं, बॉल ही बड़ा अच्छा पड़ गया साइम अयूब को, बहुत अच्छा बॉल पड़ गया। जो उसको एक एरिया पे ब्रॉडकास्टर बाद में रिपीट करके दिखा भी रहा था, एक एरिया पे उसको सील्स ने बॉल डाली, फिर एक अच्छा बॉल ऑकवर्ड बाउंस, बहुत अच्छा बॉल पड़ गया था साइम अयूब को। अब्दुल्ला शफीक ने 29 रन किए, 2 चौके 1 छक्का, बहुत ही खूबसूरत इनिंग्स थी अब्दुल्ला शफीक की, जो वो थोड़ी देर के लिए आए बैटिंग करने। 29 रन उन्होंने जोड़े। उनकी एक टाइम पे पार्टनरशिप लग रही थी बाबर आजम के साथ, जिस पे अभी मैं आता हूं। लेकिन अब्दुल्ला शफीक बहुत खूबसूरत प्लेयर है और मेरी दुआ है कि वो दिन हमें देखना नसीब हो जब अब्दुल्ला शफीक बड़े बड़े रन्स करे। अब्दुल्ला शफीक के अंदर वो पोटेंशियल मौजूद है कि ये वनडे में 150, 160, 170 वाले स्कोर लगा सकता है। बस कंसिस्टेंसी के साथ आपको अब्दुल्ला शफीक के साथ चलना है। ये प्लेयर बहुत जबरदस्त है। बाबर आजम का आज कम बैक था, रिजवान का भी कम बैक था। पहले बाबर आजम की बात करूंगा। जब अर्ली ऑन बैटिंग करने आए हैं बाबर आजम, तो इतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं लग रहे थे। आते साथ ही उनकी एक बड़ी पुरानी शॉट है, उन्होंने वो छक्का भी लगाया और उसके बाद भी उस तरह से खुल के बाबर आजम नहीं खेल रहे थे। हालांकि चौके भी उन्होंने लगाए 5, लेकिन वो जो होता है ना, एक आपको बाबर आजम थोड़ा जोश में नजर आता है जहां वो ओपन होके अपने शॉट्स खेलते हैं, वो चीज आपको उनकी पहले हाफ में, पहले आधे पौने घंटे में नजर नहीं आ रही थी। एंड ऑफ कोर्स इट वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। जब आप कम बैक करते हो, मीडिया का इतना प्रेशर है, लोग आपको बहुत ज्यादा देखना चाहते हैं। पाकिस्तान में बड़े लोग मैच नहीं देख रहे, बाबर आजम की बैटिंग आ गई है तो टीवी ऑन करके मैच देख रहे हैं। तो ये सारी चीजें प्लेयर के दिमाग में कहीं ना कहीं होती हैं कि यार पाकिस्तान में 3 बज गए, अब सोया हुआ भी उठ के बैठ के मेरा मैच देख रहा होगा। तो ये चीजें जब आप कम बैक कर रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं आपका बल्ला रुक रहा होता है, वो खुल के ड्राइव्स नहीं आपसे लगती। लेकिन जहां पे वो थोड़ा सा सेट हुए, वहां पे बाबर आजम वर्सेस स्पिनर्स, वो पुरानी कहानी हमें याद आ जाती है। हालांकि मैं कोई बहुत ज्यादा हार्श नहीं होना चाह रहा बाबर और रिजवान पे, क्योंकि आप अपना कम बैक कर रहे हो, आपने कोई कंपेटिटिव क्रिकेट नहीं खेली इतने महीनों में, और थोड़ा सा पे टाइम लगता है आपको, एक आधा मैच लगता है इंटरनेशनल स्टेज पे दोबारा से प्रॉपर इनफॉर्म आने में कि बॉल आपके बल्ले से मिडल हो, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन कहानी वही रिपीट हुई। जो स्पिनर्स बाबर आजम के खिलाफ डोमिनेट करते हैं, और स्पेशली जो लेफ्ट आर्म स्पिनर है, वो तो मतलब बाबर आजम को हिलने भी नहीं देता। और शायद अब ये बात तय पा गई है कि स्पिनर्स के अगेंस्ट बाबर आजम को मुश्किल होने वाली है। ये बात आप भी मान लें, ये बात हम भी मान लेते हैं। स्पिनर उनको आउट करता है और उनको मुश्किल होती है। कमेंटेटर बता रहे थे, मेरा ख्याल है कोई 6ठी दफा बाबर आजम स्टंप आउट हुए हैं, जो कि काफी कम दफा है। इसका मतलब है कि वो आम तौर पे ऐसे निकल के आउट नहीं होते, लेकिन जो बड़ा प्लेयर होता है ना, वो एक कदम आगे होता है। सो बाबर आजम को साइम अयूब की वो डिलीवरीज दिमाग में रखनी चाहिए थी। आपको याद होगा, मैंने फेसबुक पेज पे भी लिखा था कि साइम अयूब को यहाँ पे जितना स्पिन मिल रहा है, यहाँ पे वेस्ट इंडीज के स्पिनर का जो भी बॉल ब्रेक हुआ, वो अच्छा खासा ब्रेक होना। और बाबर आजम तवक्को नहीं कर रहे थे कि वो बॉल इतना बाहर निकलेगा जितना मोती का बाहर निकला, और वो बहुत ही मतलब क्रीज से बाहर थे। मोहम्मद रिजवान क्रीज पे आते हैं, और जब मोहम्मद रिजवान क्रीज पे आते हैं तब बाबर आजम भी दूसरी साइड पे खड़े हुए थे। तो इन दोनों ने मिलके 2 लगातार ओवर्स मेड इन खेले, और उस टाइम मुझे याद है जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो तकरीबन 5.5 का था, तो वो 4 के करीब आ गया। मैं कहा यार वो पुरानी कहानी ना रिपीट हो जाए। रिजवान करता है थोड़ा सा अननेसेसरी ब्लॉक करता है, चलो आपने अपना टाइम ले लिया, बाद में आपने रिकवर भी अच्छा कर लिया। रिजवान ने बाद में अच्छी रिकवरी की। बाबर आजम के आउट होने के पहले जो इनकी पार्टनरशिप लगी हुई थी दोनों की, दोनों काफी अच्छा रिकवर कर चुके थे। पाकिस्तान बहुत डोमिनेट करना पाकिस्तान ने शुरू कर दिया था। उसके बाद बाबर आउट होता है, रिजवान अपना 50 करता है,
अब जब आपने 50 कर दी है और आपने कोई 63 बॉल्स खेलनी है, 62 63, मतलब आपने 60 बॉलें खेलनी है, उसके बाद भी आप 4 4 5 5 बॉलें डॉट्स खेलो। और हसन नवाज जो कि बैटर आया, आपने उसको थोड़ा कंफर्टेबल करना है कि वो टाइम ले सके। एज ए सीनियर प्लेयर आपने अपने ऊपर प्रेशर नहीं डालना, आपने पाकिस्तान को उस मुश्किल से निकालना है, ना आपने सामने वाले के ऊपर प्रेशर डालना है। और एन बिशप, जिसका मैंने वीडियो में जिक्र किया शुरू में, वो यही बात कर रहे थे कि रिजवान डॉट खेल के अपने ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है और हसन नवाज के ऊपर भी प्रेशर डाल रहा है। अब इट्स नॉट अबाउट हसन नवाज, कोई भी यंगस्टर सामने आएगा, चलो उसका तो पहला मैच था यार, वो आके अपना टाइम तो लेगा ना थोड़ा सा। अगर वो अपना टाइम ले रहा है, उसको अलाउ करो कि वो अपना टाइम ले। जब आप भी टाइम लेना शुरू कर दोगे, वो भी 50 60 बॉलें खेलने के बावजूद, तो फिर तो रिक्वायर्ड रन रेट चढ़ेगा ऊपर। रिजवान मतलब बहुत इससे बेहतर खेल सकता था, एक्सेलरेट उसको करना चाहिए था ठीक टाइम पे, और ऊपर से रिव्यू भी वेस्ट कर गए। मतलब आपको पता है आउट है यार, पाकिस्तान टीम के लिए रिव्यू बचा जाओ, सीधे सीधे आउट होते हैं और रिव्यू ले जाते हैं। एक तो उस चीज पे मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये रिव्यू क्यों वेस्ट कर देते हैं। आपको पता है आप आउट हो यार, यहां बैठे बैठे अंधे को भी नजर आ रहा है रिजवान आउट है, वो रिव्यू ले लिया उसने। कितना आखिर में फंस सकता था मैच। कभी कभी एक रिव्यू आपको पूरा मैच आपका पूरा टर्न कर देता है। वो याद है ना हेडिंगले टेस्ट मैच, एक रिव्यू चाहिए था बस, जो कि नहीं था उस टाइम, गलत रिव्यू ले लिया था उन्होंने। हुसैन तलत ने भाई 37 बॉलों पे 41, जितनी तारीफ हसन नवाज की बनती है उतनी ही हुसैन तलत की बनती है। इतना नीचे डाउन द ऑर्डर बैटिंग करना कभी भी आसान नहीं था, और मैं कहता हूं मुझे भी गलत साबित किया, जिसके लिए मुझे बड़ी खुशी है। और पाकिस्तान में लाखों करोड़ों ऐसे लोग हैं जिनको हुसैन तलत, हमें T20 में हुसैन तलत समझ नहीं आता, वनडे में हम कह रहे थे कि आप हुसैन तलत को चांस दो, लेकिन जब आप उसका नंबर इतना नीचे देखते हो टेल एंडर्स के पास, तो फिर थोड़ा डर लगता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज एक वीक बॉलिंग लाइनअप थी। कल को आपने जब कंपेटिटिव क्रिकेट खेलनी है तो वो थोड़ा तगड़ा मुकाबला होता है। लेकिन आज हुसैन तलत ने बहुत अच्छी बैटिंग की और बड़ा कॉन्फिडेंस आया होगा, और आखिर में खैर वो मोती ने सीधा कैच भी छोड़ दिया हसन नवाज का, वो भी गेम थोड़ा सा टर्न कर सकता था। वेस्ट इंडीज का मसला ये है कि इनकी बॉलिंग बिल्कुल ही माठी है, और मैं शमार जोसेफ से इतना डिसअपॉइंट हूं। 65 रन उसने खा लिए यार, इतनी वाइडें, इतनी उसने गंदी बॉलिंग की है, कोई 7 उसने वाइडें करा दिया शमार जोसेफ का। मैंने बड़ा मतलब अच्छा इमेज अपने दिमाग में बनाया हुआ था, इसने ऑस्ट्रेलिया को आगे लगा के रखा हुआ है, ये एक अच्छा टैलेंट है, जो कि है भी है, लेकिन इस सीरीज में वो बहुत ही एक एवरेज सा बॉलर लगा है। वेस्ट इंडीज की फील्डिंग गंदी थी, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग भी इंतहाई घटिया थी। पाकिस्तान को थोड़ी आसानी से ये मैच जीतने को मिल गया, लेकिन पाकिस्तान ने छोटी छोटी गलतियां काफी की हैं। सबसे बड़ी एक हाईलाइट जो आज की वीडियो से मैं निकालूंगा, वो एक बड़ी छोटी सी बात है। वो सिर्फ ये है कि जब आप मिडिल ओवर्स में इजी सिंगल डबल्स देते हो, आप गेम वहां से हारते हो। आप रन्स भी लीक कर रहे हो और आपकी टीम की बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी डाउन है। कोई ऐसे खड़ा हुआ है तो वो ऐसे ही खड़ा हुआ है, कोई इधर देख रहा है, कोई उधर देख रहा है, गेम स्लो हो जाती है दरमियान में आके। वहां पे सारे प्लेयर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक दूसरे को जरा उठा के रखें, आगे आए, कोई ताली बजाएं, एक दूसरे को शाबाश दें, प्लेयर्स को थोड़ा एक्टिव करें। वो दरमियान में गेम स्लो नहीं होनी चाहिए। सो पाकिस्तान का ये पहला मैच जीतना काफी अच्छी चीज है, पाकिस्तान फैंस को बड़ी मुबारक हो। और जिन लोगों ने जाग के मैच देखा है 8 9 घंटे, भाई आपको सलाम है, क्योंकि हमारा तो चलो प्रोफेशनल काम है, हमने मैच देखना है और वीडियो करनी है, लेकिन पाकिस्तान फैंस जब आप देख के पूरी पूरी रात अपनी लगा देते हैं तो आई रियली अप्रिशिएट इट। और कल हमने मैच से पहले रात को 10 बजे लाइव सेशन भी किया, तकरीबन 1 लाख बंदे ने हमारा लाइव सेशन देखा, उसमें भी बड़ा मज़ा आया। और उससे मुझे दोबारा यही मोटिवेशन मिलती है कि पाकिस्तान का जो दूसरा वनडे मैच है, जो कि कल ही है, एक दिन का गैप है आज का, तो कोई रेस्ट नहीं है, तो कल पाकिस्तान का जो दूसरा वनडे मैच है
वो पाकिस्तान टाइम के मुताबिक जल्दी है, शाम को 6:30 बजे। तो आपका भाई 5:30 बजे लाइव आएगा दोबारा यूट्यूब पे। और जब हम लाइव आएंगे तो प्लेइंग 11 कंडीशंस, वेदर, सब कुछ डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।